Chancellor, Central University of Kashmir, Professor Amit Kumar Rath, Advisor NAC, Dr. Srikant Swami, Academic Expert, सभागार में उपस्थित यहाँ के सभी सम्माननीय कुलपतिगण, विभिन्न संस्थानों के डायरेक्टर्स, विभिन्न कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, सभी शिक्षाविद, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस समारोह में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। डायरेक्टर साहब ने मुझसे कई बार कहा था और खुद आज वो अनुपस्थित हैं। बावजूद इसके चूँकि जम्मू कश्मीर के ही सभी शिक्षाविद हैं, इसलिए मुझे आना ही था। पिछले 27 सालों से नैक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व मूलभूत सुविधाओं को परखने का अनवरत काम कर रही है। ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार मान्यता देने का काम भी पिछले 27 वर्षों से हो रहा है। कई वर्षों से नैक के प्रयासों का थोड़ा बहुत अध्ययन या समझने की कोशिश मैंने की है और निजी तौर पर मैं इस राय का हूँ कि ये कोई आंकड़ों की एक्सरसाइज नहीं है। में से यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास मानता हूँ। आज हमने जिस एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेशन रिपोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का भी आपके सामने लोकार्पण किया है, वह हमारे शिक्षाविदों, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स के लिए मुझे लगता है गाइड बुक की तरह हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अब गाइड बुक को इंटेलिजेंट असिस्टेंट अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं होगी। जो स्किल गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और कॉन्फिडेंस गैप को भरने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजों के लिए इस आईए को इंटेलिजेंट असिस्टेंट प्रदान करने के लिए मैं नैक का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू यूनिवर्सिटी तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से बधाई देना, जिन्हें A+ स्कोर मिला है, मैं अपना दायित्व समझता हूँ। पिछले कई वर्षों में मूल्यांकन की क्राइटेरिया में अनेक बदलाव हुए हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जिस तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, उसके साथ मूल्यांकन में भी समय के साथ ये परिवर्तन, ये बदलाव आवश्यक था। वर्तमान की जो सभी 7 क्राइटेरिया हैं, जिसमें आज के स्टैंडर्ड के अनुसार पाठ्यक्रम, करिकुलम, टीचिंग लर्निंग, मूल्यांकन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा लर्निंग रिसोर्स, स्टूडेंट सपोर्ट, गवर्नेंस, लीडरशिप तथा मैनेजमेंट, इनोवेटिव तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस शामिल हैं। वो कॉलेजों के गहन विश्लेषण कर उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में जानने के लिए आवश्यक भी है। अगर मैं 2007 से 2016 के बीच प्रचलित ग्रेडिंग सिस्टम को देखता हूँ, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस की दृष्टि से वेरी गुड रैंकिंग में आती है। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, उसके बारे में भी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को बताया गया है। एक आप में से कुछ मित्रों ने नाम सुना होगा, अमेरिका के एक इंजीनियर हैं, रे कुर्ज़वेल। उन्होंने शिक्षा और तकनीक जगत में हो रहे परिवर्तनों को देख करके एक अध्ययन किया और उसका जो निष्कर्ष था कि 21वीं शताब्दी में जो प्रोग्रेस और उसके साथ साथ परिवर्तन हुए हैं, वो लगभग 20,000 वर्षों के परिवर्तन के बराबर है। और जिस प्रकार हम प्रगति कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी की क्षमताओं का और तेज़ी से विकास होगा। मित्रों, अगर हम एग्रीकल्चरल इकॉनमी की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा असेट लैंड है, ज़मीन है। इंडस्ट्रियल इकॉनमी का असेट उसका लेबर फोर्स है। उसी प्रकार सर्विस इकॉनमी का असेट नई टेक्नोलॉजी, नई विधाएं, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर है। मैं निजी राय कहूँ कि जो नॉलेज इकॉनमी का दबदबा बन रहा है और आने वाले दिनों में और दबदबा बनेगा, उसका सबसे बड़ा असेट हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी का मिला जुला स्वरूप होगा। इसलिए एक बात पर मुझे लगता है कि हम ये बात बार बार कहते हैं कि जो ग्रोथ मॉडल है उसमें इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकें। एक दूसरा निवेदन भी है मेरा, खासतौर से वाइस चांसलर साहबान से और शिक्षाविदों से। पहली बार जब मैं आया था पिछले साल 7 अगस्त को, तारीख मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है 4-5 दिन बाद ही यहाँ के सभी वाइस चांसलर से मिलने का अवसर मुझे मिला था। उस समय भी मैंने एक निवेदन किया था कि स्टूडेंट फीडबैक ये सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि नैक के सुझावों में भी इसे सबसे ऊपर रखा गया। मैं रिपोर्ट के पेज 129 पर लिखे कमेंट की तरफ अपने सभी वाइस चांसलर साहबान और प्रिंसिपल साहबान और डायरेक्टर साहबान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। लिखा है उसमें कि फीडबैक इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स and alumni through online mode, while some universities take feedback manually. This existing format of feedback collection needs to be improved, strengthened, and a proper mechanism to systemize and scientifically analyze the feedback needs to be put in place. मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है, और इसका यदि हम पालन करेंगे तो ये एक अच्छा कदम होगा। ऑस्ट्रिया के एक दार्शनिक हैं और विटगेंस्टीन, उनके बारे में आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। 1929 से लेकर 1947 के बीच वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और जब वो स्टूडेंट थे तो बर्ट्रैंड रसल से वो बहुत प्रभावित थे, और उनका शिष्य बनने के लिए आप लोगों को शायद ध्यान में होगा कि कैम्ब्रिज की 1911 में यात्रा की थी। जब वो रसल के शिष्य बने तो क्लास में रसल के बारे में वो फीडबैक लिखते थे। एक बार वह नोट रसल साहब को मिल गया और उन्होंने भी विटगेंस्टीन के बारे में फीडबैक लिखना शुरू किया, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक विटगेंस्टीन रसल के स्टूडेंट थे। जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है, मॉडर्न एजुकेशन में स्टूडेंट फीडबैक का यह पहला उदाहरण था। और सोचिए कि अगर एक शिष्य लिखता है कि अमुक टीचर, फलां टीचर से पढ़ना मेरे जीवन का सर्वाधिक रोमांचकारी क्षण है या अभियानों में से एक है, तो मुझे लगता है कि कैसा प्रतीत होता होगा। हो सकता है कोई ऐसी बात भी कहे जो थोड़ा क्रिटिकल हो, उसे भी सही परिप्रेक्ष्य में देखने और सुधारने की आवश्यकता होती है। इस फीडबैक सिस्टम को रचनात्मक, सार्वजनिक सहभागिता और समाज में योगदान समझकर लागू करने की आज नितांत आवश्यकता है, ताकि स्टूडेंट में कौशल और मूल्यों के मिले जुले स्वरूप को विकसित किया जा सके। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के बारे में भी नैक की एक टिप्पणी है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में इसकी कमी है। मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन और कौशल के साथ साथ छात्रों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का भी बोध होता है।
नई शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों के सम्यक बोध का होना बड़ा जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये एक शिक्षक ही कर सकता है, आदर्श शिक्षक ही कर सकता है। जिन लोगों ने साहित्य में जिनकी रुचि होगी, नागार्जुन का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। उनका जन्म दरभंगा में हुआ था, बिहार में जिला है, और हमारे देश के एक बड़े कवि थे। अनेक लोग उन्हें प्यार से बाबा नागार्जुन कहते थे। एक बार एक चोर उनके पास आया और बोला कि बाबा, मेरी एक समस्या है। मैं बहुत से साधु संतों से, महात्माओं से मिला हूं, लेकिन मेरी चोरी की आदत नहीं छूट रही है। अब मैं इतना फेमस हो गया हूं कि रास्ते चलते मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मुझे लोग पहचानने लगे। साधु संत कसमें खिला देते हैं, प्रवचन दे देते हैं कि आज से चोरी मत करना। मैं उन कसमों का 2 दिनों तक पालन करता हूं, फिर तीसरे दिन वो कसम टूट जाए। मुझे कोई रास्ता बताइए कि इससे मैं बाहर आ सकूं। तो बाबा नागार्जुन ने कहा कि बड़ी बेकार बात है, चोरी से क्या डरना, तू जितना चाहे जी भर कर चोरी कर। अब जो चोर था वो चौंक गया और उसने कहा, क्या कहते हो बाबा, चोरी जी भर करूं? आप तो उल्टा बोल रहे हैं। अभी तक जितने संत महात्मा थे वो तो दूसरी बात बता रहे थे। बाबा नागार्जुन ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जी भर के चोरी कर, बस एक बात का ध्यान रखना कि चोरी करते वक्त होश संभाले रखना। अब तिजोरी का ताला तोड़ना तो याद रखना कि किसी और का ताला है, और जब पैसे निकालना तो भी याद रखना ये मेरा नहीं, दूसरे का पैसा है। 2 दिन बाद चोर वापस आया नागार्जुन के पास और उसने कहा कि बाबा, तुमने तो मुझे फंसा दिया। होश पूर्वक तो चोरी ही नहीं हो पा रही है। अगर होश रखता हूं तो तिजोरी खोलता हूं, पैसे सामने होते हैं और मेरे हाथ आगे ही नहीं बढ़ते हैं। या तो होश रखूं या चोरी करूं, 2 में से एक ही काम हो सकता है। बाबा ने पूछा, फिर हुआ क्या? चोर ने कहा, बाबा 2 रातों से सिर्फ होश लेकर खाली हाथ वापस आ रहा हूं, लेकिन जब सोने जाता हूं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, बड़ी चैन की नींद आती है। पैसे सामने पड़े थे और उन्हें मैंने नहीं उठाए। हीरे जवाहरात सब तिजोरियों में भरे थे, मैं उन्हें छोड़ के आ गया, लेकिन वैसी तृप्ति पहले कभी नहीं मिली, वैसा आनंद मुझे कभी नहीं मिला जो आजकल मिल रहा है पिछले 2 रातों से। बाबा ने कहा, भाई यही तो जागृति है, यही तो सम्यक बोध है। नई शिक्षा नीति कहती है कि सम्यक बोध के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी और मैथ की शिक्षा जरूरी है, ताकि शिक्षा व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े और छात्र के जीवन में मूल्यों का भी निर्माण कर सके। कसम खाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यदि सम्यक बोध हम पैदा कर सके तो फिर किसी कसम की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, बड़ी जिम्मेदारी से एक और बात कहना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी अब साधारण छात्र का निर्माण करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब हर छात्र में असाधारण गुण होने चाहिए और समय के साथ बदलाव की क्षमता भी विकसित करने की आवश्यकता है। The future belongs to those students and teachers who can realize their full potential and adapt to rapidly changing requirements. It is important to remember that university and colleges and institutions have immense power, and a small shift in curriculum can have a decisive impact on socio-economic environment. मित्रों, ये प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि शिक्षक ही विकास की धुरी है और स्टूडेंट्स उसकी परिधि है। इंसान का विकास कभी भी मैकेनिकल नहीं हो सकता। उसके लिए एक अच्छे शिक्षक का होना नितांत अनिवार्य है, जरूरी है, और उसके अंदर की संभावनाओं के विकास को नया रास्ता दे, उसकी पर्सनैलिटी को इस तरह विकसित करे ताकि वो समय के साथ अपने आप को बदल सके, ढाल सके। पुराने ज़माने में
कि ऐसे बहुत से काम हैं जो वो खत्म हो गए हैं। पेजर के समय में मैसेज लिखने वाले लोग थे, लेकिन जो लोग अभी भी प्रासंगिक हैं उन्हें मॉडर्न रिसेप्शनिस्ट के कौशल उन्होंने सीखे और आज भी नौकरी में हैं। ऐसे ही जब एटीएम आया तो लोगों ने कहा कि साहब अब बैंक में तो टेलर और खजांची की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी नौकरी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने कंप्यूटर सीखा, बैंकिंग व्यवस्था में एक नए प्रकार का विस्तार आया और मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत भी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में अब इस तरह के तमाम शॉर्ट टर्म कोर्सेस शुरू किए गए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, जो हमारे युवा छात्रों को मल्टी स्किल बना रहा है और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी पैदा कर रहा है। एक और सुझाव नेक ने दिया है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट मेंटरिंग पर भी ध्यान देना होगा। इन फाइंडिंग्स पर तवज्जो देने के अलावा रिसर्च की जो वैकेंसी है उसे भी मेरा आग्रह होगा सभी सम्माननीय कुलपतियों से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से कि जल्द से जल्द भरना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं में एक जीवंत रिसर्च और इनोवेशन की संस्कृति विकसित की जा सके। मित्रों, विश्वविद्यालयों को प्रशासन की तरफ से निश्चित रूप से हर समय आर्थिक या इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हर प्रकार की मदद की आवश्यकता रहती है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जो संसाधन हैं उनमें अधिकतम सहयोग आपको प्राप्त हो, इसे जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज पर नैक का जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है उस पर कार्रवाई तुरंत करने की ज़रूरत है। हालांकि सभी कैंपस में उन्होंने ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर पाया है, लेकिन जहाँ भी कमियाँ हैं उन्हें दूर किया जाए, सीमित समय के भीतर दूर किया जाए। मुझे खुशी है कि कॉलेजों के संबंध में भी नैक का ऑब्जर्वेशन उत्साहवर्धक है, लेकिन ये संतोष का विषय हमारे लिए नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थान देश के अन्य संस्थानों से कम्पीट करें, ये आज समय की आवश्यकता है। मैं आप सबके सूचनार्थ ये बताना चाहता हूँ कि अभी टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, एक बारामूला, एक जम्मू में प्रारंभ किए गए हैं और 14 और सेंटर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहमति हो गई है। आने वाले दिनों में हम शुरू करना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए इस साल में विभिन्न कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिसिस, बायोटेक, अनेक विषयों में समावेशन के साथ जम्मू कश्मीर में कुशल प्रोफेशनल्स तैयार किया जाए, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और अगर कहीं कमियां हैं तो उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। अभी 2 दिन पहले मुझे दिल्ली में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बात करने का अवसर मिला था। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड वर्कफोर्स है। मैंने उन्हें बताया कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसे 4 नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान भी हैं। आप एम्स कहें, IIM कहें, IIT कहें, NIT कहें, सिंध, और पहले के जो हमारे शिक्षण संस्थान और इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन हैं। इसलिए मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगा कि हम जो ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहे हैं वो समय की ज़रूरतों के हिसाब से, मुझे लगता है कि इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के आने के बाद जो संभावनाएं बढ़ी हैं, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा इस फोरम को कि आज की तारीख में 25,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव हमारे पास आ गए, जिसमें 12,000 करोड़ के आसपास कश्मीर डिवीज़न में है और 12,000 कुछ करोड़ के जम्मू डिवीज़न में। पहले जब ये पॉलिसी बनी थी तो हम सब लोग खुद ऐसा सोचते थे कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में 25-30 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन जिस तरह का उत्साह है इंडस्ट्री में, आज मैं आपके बीच ये जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा
और हमारे पास आंकड़े वो हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में फीस जमा की है, डीपीआर जमा की है। जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की पॉलिसी हम लोगों ने स्वीकृत की है, उसके अंतर्गत जो लोग अपनी ज़मीन लैंड का इंतज़ाम कर रहे हैं, उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो आने वाली इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने युवा पीढ़ी को, यूथ को इस तरह से हम ट्रेन करें कि अधिक से अधिक हमारे नौजवान ये जो इंडस्ट्री आने वाली है उसमें काम कर सकें, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी बढ़ा सकें, और एक जो बड़ी चुनौती सबके सामने है बेरोजगारी की, उससे भी निजात मिल सके। वी आर कंसिस्टेंटली रिफॉर्मिंग आवर एजुकेशनल सिस्टम with new tools to produce required skill sets. Also, critical thinking and lifelong learning process through offline and online mode is being promoted so that our youth can contribute in making Jammu Kashmir Atmanirbhar. Our aim is to empower every student with technical and social skills to develop entrepreneurial thinking. We are making efforts to continuously improve the courses in universities and colleges to create conducive environment for innovation. सुधार की गुंजाइश बराबर रही है, हर दौर में रही है और इस बदलते परिवेश में भी है। 177 पेज की जो रिपोर्ट है वो मैंने पूरी पढ़ी है, लेकिन उसके विवरण में न जा करके एक बात मैं कहना चाहूँगा। पेज 133 पर जिस एकेडमिक इंडस्ट्री संबंध की बात कही गई है, उसके लिए मैं पिछले 1 वर्षों से आग्रह कर रहा हूँ और हमने बहुत कुछ सुधारा भी है। विद्वानों की इस मिट्टी में टैलेंट बहुत है, उसे उचित व्यवस्था मिले ताकि वैसी ह्यूमन कैपिटल हम तैयार कर सकें इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में 14 विश्वविद्यालयों में से सिर्फ 6 ने नैक का एक्रेडिशन लिया है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा यूनिवर्सिटीज़ के सम्माननीय कुलपतियों से मेरा अनुरोध होगा, सभी संस्थानों के पास ये नैक एक्रेडिशन होना चाहिए। उसी प्रकार 316 कॉलेज में सिर्फ 96 कॉलेज ने एक्रेडिशन लिया है और उसमें भी री एक्रेडिशन में सिर्फ 60 कॉलेज हैं और उन पर भी मेरा आग्रह ये होगा कि उन्हें भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी स्टेक होल्डर से मेरी अपेक्षा है कि नैक एक्रेडिशन हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए और इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है और ये उदासीनता मुझे लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाएगी। गुणवत्तापूर्ण और मूलभूत सुविधाओं को जुटाने की दिशा में ये उदासीनता रोड़ा साबित हो सकती है, इसलिए इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और अभी से करने की ज़रूरत है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स बेसन ने अपनी किताब लर्निंग बाय डूइंग में एक बात लिखी है और मैं कोट करना चाहूँगा, जॉब्स आर नॉट गोइंग अवे बट द नीडेड स्किल्स फॉर गुड जॉब्स आर गोइंग अप। हमारा भी यही ध्येय होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का स्किल सेट कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता रहे और उसमें हम सबको पूरा प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी 2 दिन पहले के अखबारों में NIRF 2020 ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। हमको अपना अंतर मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी 2 यूनिवर्सिटी हैं। 48 रैंक पर कश्मीर यूनिवर्सिटी है और 52nd रैंक पर जम्मू यूनिवर्सिटी है। टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये माता वैष्णो देवी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है 78 रैंक पर है। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी हमें प्रयत्न करने की ज़रूरत है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इस रैंकिंग में भी देश में अपना अच्छा स्थान बना सकें। अंत में मैं नैक के सभी पदाधिकारियों का, सभी वाइस चांसलर्स का, सभी डायरेक्टर्स का, सभी प्रिंसिपल्स का और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जब मैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले जी जो हर कार्यक्रम में
इनकी रुचि रहती है, इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात में कुलपति जी ने कहा कि मेरी चर्चा हुई है, उनके पर इस कैंपस में मुझे जाने का अवसर नहीं मिला है। मुझे खुद इस बात की तकलीफ़ है कि मैं आपके कैंपस में नहीं जा सका, लेकिन मुझे याद भी नहीं है कि आपसे कोई निमंत्रण भी मुझे मिला। सामान्य रूप से स्किम्स ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने निमंत्रण दिया और मैं नहीं जा सका, अगले सेमिनार में जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि कहते वक्त हमको खुद भी ध्यान रखना चाहिए और ये मेरा आपसे आग्रह होगा, सम्मानित व्यक्ति हैं तो आपने कभी कहा नहीं कि आप आइए, और मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से यहाँ के लोगों को बड़ी अपेक्षा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से आपका विश्वविद्यालय खरा उतरे। इतनी बात कहता हुआ मैं फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।